75 डेज़ चैलेंज आपको बता दिया, 75 डेज़ स्ट्रैटेजी आपको बता दी, 75 डेज़ की टू डू लिस्ट भी आपको बता दी, बट 75 डेज़ की सिलेबस आपको नहीं पता। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि हमें आप प्लीज़ एक सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो बना दो, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हमें नहीं पता कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या होते हैं। करेक्ट। और ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे भी ना एक प्रॉपर मैनर में सिलेबस नहीं दिया गया है डिटेल्ड में कि हाँ ये क्वेश्चन पैटर्न्स होते हैं, ये सिलेबस होता है, करंट अफेयर्स ऐसे करो, वो करो। तो आज वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि 75 डेज़ चैलेंज जो मेरा सीरीज़ है उसमें हर चीज़ नए सिरे से होगी। तो जो भी वीडियोस मैंने दे भी रखी है ना, उसमें भी अगर मुझे जो लगेगा कि अभी 75 डेज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वीडियोज़ मैं वापस बनाने वाली हूँ। ये वीडियो भी उनमें से एक है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अदिति गुप्ता, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइडिंग अलोंग। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। इस स्पीड जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे पॉज करोगे इस वीडियो को। क्यों करोगे? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है मेरे, उसमें जाओ। उसमें एक पिन कमेंट ऐसा होगा जिसमें सिलेबस की एक पीडीएफ बना रखी है मैंने। वो काफ़ी डिटेल सिलेबस पीडीएफ है, उसे डाउनलोड कर लो। उसे डाउनलोड करने के बाद फिर इस वीडियो में आना। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं उसी पीडीएफ से आपको समझाने वाली हूँ कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में थोड़े बहुत पैटर्न्स मैं आपको बता दूँगी कि ये क्वेश्चन ऐसा आता है, वैसा आता है। उसके बाद मैं सिलेबस डिस्कस करूँगी, उसमें मैं बताऊँगी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं है। तो वो अगर आपने डाउनलोड कर रखी होगी, आपने प्रिंट करा ली ना, तो आप साइमल्टेनियसली उसमें लिख सकते हो साथ साथ में उस टॉपिक के कि हाँ इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, पहले वो कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखनी स्टार्ट करनी है। ये वीडियो क्योंकि बहुत डिटेल में होने वाली है। इस पीडीएफ में आपको क्वांट्स का सिलेबस है, आपके इंग्लिश का सिलेबस है, इसमें आपके रीजनिंग का सिलेबस है, करंट अफेयर्स का सिलेबस है। करंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग और आपके करंट अफेयर्स का सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस है, क्रिटिकल रीजनिंग है, डिस्क्रिप्टिव है, जो आपको बैंक में काम आएगा हर चीज़ का सिलेबस है। तो ये पीडीएफ बहुत लंबी है, तो इसका वीडियो भी थोड़ा सा एक्सटेंसिव होगा। तो इस वीडियो को आप कोशिश करना 1.5x 2x पे चला लो, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। वो मैं बता चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है, 75 डेज़ चैलेंज वीडियो है, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो जाके देख लो। उस पर आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई, बहुत कमेंट्स आए थे कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगी। तो डेफिनेटली कर लोगे, और सिलेबस जानने के बाद तो और अच्छे से कर लोगे। देर नहीं करते हैं और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से कह रही थी, ये मैंने एक सिलेबस की पीडीएफ बनाई हुई है, उसी पीडीएफ से मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे टारगेट एग्जाम्स कौन से हैं। हमारे टारगेट एग्जाम्स है IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, RBI असिस्टेंट, RRB PO क्लर्क और अदर एग्जाम्स जिनका सिमिलर सिलेबस होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस की। ठीक है, देखो इंग्लिश में सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस के टाइप कौन से होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? एक पैसेज आएगा, उस पैसेज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन में इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फैक्ट्स रिलेटेड फ्रॉम दैट RC या फिर वोकैब बेस्ड, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, फिर होते हैं पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स क्या होते हैं? पैराजम्बल्स कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेज होते हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में। पैराजम्बल्स मतलब कि पैराग्राफ को जंबल किया हुआ है, उसके सेंटेंसेस को जंबल अप किया हुआ है, ये हो गए पैराजम्बल्स। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं? ये क्लोज टेस्ट से डिफरेंट होते हैं। इसमें सिंगल सेंटेंसेस या 2 सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आपको ब्लैंक दिए हुए होते हैं, उन्हें फिल करने होते हैं। ओके, पैराग्राफ कंप्लीशन। पैराग्राफ कंप्लीशन हो गया कि जैसे आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसके बाद आपको पूछ लेंगे कि इसके बाद क्या स्टेटमेंट आना चाहिए इस पैराग्राफ में, ताकि और कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पैराग्राफ से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पैराफिलर्स की। पैराफिलर्स क्या होगा? पैराफिलर्स और क्लोज टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं कि पैराग्राफ दे देंगे, उसमें या तो हमें आपको कोई सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उसे फिलअप करना है कि पैराग्राफ में एक स्पेस छोड़ दिया, उस स्टेटमेंट को फिलअप करना है। और क्लोज टेस्ट में क्या होता है? क्लोज टेस्ट में मल्टीपल ब्लैंक्स दिए जाते हैं, उन्हें फिलअप करना होता है। ठीक है, अब मल्टीपल मीनिंग, वन वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, ये बहुत आता है। ये क्या होता है कि आपको एक वर्ड दे देंगे, जैसे कि आपको आपको दे देंगे कि कुछ भी वर्ड दे देंगे। राइट, जैसे राइट की 3-4 स्पेलिंग होती है, राइट, WRITE, RIGHT, ऐसे करके मतलब जो भी होती है, इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं लेकिन इनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं। या फिर कुछ ऐसा एक वर्ड है जिसका स्पेलिंग भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट क्या है, इनका मीनिंग डिफरेंट होता है हर यूज़ पे। जैसे वुड्स का मतलब ये भी होता है कि वुड्स मतलब फॉरेस्ट होता है, वुड बोलोगे तो फर्नीचर हो गया, ऐसे करके। ठीक है,
ये उसके बाद जो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा ग्रामर जिसमें से आती है वो होती है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको एक सेंटेंस दे देंगे या फिर नंबर ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस दे देंगे। उन सेंटेंसेस में, उस सिंगल सेंटेंस में हमें एरर ढूंढनी होती है बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ मोस्ट आस्क्ड पैटर्न्स जो हमारे इंग्लिश में आते हैं। इसके अलावा कुछ न्यू पैटर्न्स आते रहते हैं, ऐड प्लस माइनस होते रहते हैं, बट वो इन्हीं के आसपास रोटेट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें मैंने नहीं दी, वो थी मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी बहुत आते हैं। उसमें क्या होता है, एक कॉलम दे देंगे, इधर 1-2 सेंटेंस होंगे, इधर 3-4 सेंटेंस होंगे। हमें क्या होता है, पेयर बनाने होते हैं, जैसे शायद इसके साथ ये पेयर है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ऐसे करके एक स्टेटमेंट होता है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करके मैच द फॉलोइंग देते हैं। और फिर ना ऐसे यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे ACDFBE, ऐसे करके मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे, वो पेयर 1 या 2 पेयर मैच होते हैं। ये होते हैं पैराजम्बल, ये होते हैं हमारे फिल इन द मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ये हो गया कि हमारे इंग्लिश में पैटर्न क्या क्या आते हैं क्वेश्चन के। अब बात करते हैं ग्रामर की। देखो, ग्रामर में हमें हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारी बैंकिंग ग्रामर होती है ना, बैंकिंग ग्रामर में सब कुछ करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ करना है, तो सिलेबस में क्या क्या आता है, आर्टिकल्स कौन से होते हैं, एंड द, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ ना, तो मैंने पूरे PDF में ना जो जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको मैंने टिक मार्क कर, मतलब स्टार मार्क कर रखा है, ठीक है। जैसे कि नाउन्स कर लेना, प्रोनाउंस कर लेना, वर्ब्स कर लेना, प्रीपोजिशन कर लेना, टाइम एंड टेंस कर लेना, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लेना। उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर है जैसे कि आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स, कंजंक्शन, वो भी आप कर सकते हो, वॉइसेस कर सकते हो, नरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, उसकी बात ना मैंने पहले भी अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में कर रखी है, बट मैं काम करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बात करूँगी कि हर सब्जेक्ट की मैं एक दिन एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लाऊंगी जिसमें हम ये बात करेंगे कि उसके फ्री और पेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और चीज़ें क्या आती है, देखो जैसे आपके आते हैं वोकैबलरी में क्या होता है, इसमें ना SSC वाली वोकैबलरी नहीं आती कि आपको एक वर्ड दे देंगे उसकी मीनिंग पूछ लीजिए, नहीं। आपको क्या होगा, या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे देंगे, या आपको जैसे मैंने ऊपर बताया कि एक क्वेश्चन, एक वर्ड की 2-4 मीनिंग है, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग, ये वाले आते हैं, ठीक है। फिर ईडियम्स और फ्रेजेस भी आते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, मुहावरे जो होते हैं उन्हें हम ईडियम्स बोलते हैं, ठीक है। फिक्स प्रपोजिशंस भी आते हैं, जेरेंड्स आते हैं। जेरेंड क्या होते हैं, जब वर्ब के साथ हम ING यूज़ करते हैं और वो नाउन के फॉर्म में यूज़ होते हैं, उसे हम जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, जो कि PO के मेंस के एग्जाम्स में आती है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपकी लेटर राइटिंग होती है। उसमें क्या आता है, या तो दोनों ऑप्शन आते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उसमें से आपकी चॉइस होती है आपको क्या लिखना है, ठीक है। उसके अलावा आते हैं हमारे ऐसे राइटिंग्स। तो देखो मैंने यहाँ पे ना ऐसे राइटिंग में आपको 150 to 200 वर्ड्स के लिखने होते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, या फिर 250 वर्ड्स के लिखने होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए जिनमें से जनरली क्वेश्चन टॉपिक्स आते हैं। ये था हमारा इंग्लिश का पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। अब बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में सबसे पहले मैं अगर बात करूँ स्पीड मैथ्स की, ठीक है। तो देखो स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है, स्पीड मैथ्स में आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन। इस पे बेस्ड आपको एक 2 मतलब क्वेश्चंस दिए होते हैं, इन्हें सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर सीरीज़ क्या होती है, आपको एक सीरीज़ दी होगी, उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे जो किसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। मिसिंग नंबर सीरीज़ में एक ऐसा टर्म मिसिंग होगा, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में सारे टर्म्स दिए हुए होंगे लेकिन उनमें से एक टर्म उस पैटर्न को मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट क्या है, AX² + BX + C = 0 ठीक है। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक का एक मतलब फॉर्मेट। ऐसे 2 इक्वेशंस दिए होते हैं, उन दोनों की रूट्स को हमें कंपेयर करना होता है और आंसर करना होता है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक की, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है कि अर्थमेटिक में कितना करें, क्या करें। देखो अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम मैंने इसलिए दिया है, आजकल वेरिएबल बेस्ड नंबर सिस्टम क्वेश्चंस आते हैं, एक बार लास्ट में देख लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स क्योंकि बहुत क्वेश्चन उसमें से आते हैं इसलिए मैंने इसको अलग ही एक टॉपिक बना दिया है। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस और पार्टनरशिप। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ट्रेन्स और बोट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। रेस वाले आते हैं लेकिन रेस वाले इससे कंपैरेटिवली कम आते हैं। ये सब तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए जो अभी 75 डेज़ में कंप्लीट करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ये 3 चैप्टर, मेंसुरेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन इनको आप क्या करना, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं करने में, मतलब ऐसे जनरली सीन है कि लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है। तो इनको ना आप 75 डेज़ के बाद जब आप आगे आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि उनके साथ इन 3 चैप्टर को निपटा लेना, ठीक है।
देखो अब बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, टैबुलर डीआई हो गई, ठीक है, आपके बार ग्राफ्स हो गए, आपके पाई चार्ट्स हो गए, आपके टैबुलर और टेबल ग्राफ सेम ही है, मैं इसका करेक्शन कर दूंगी बाद में। फिर आपकी आती है केसलेट डीआई। केसलेट डीआई क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, ये ना बहुत ईजी और स्कोरिंग होती है, बट बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। ऐसे आपको ना यहाँ से यहाँ बहुत सारे स्टेटमेंट्स देके एक पैराग्राफ दे देंगे, उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको उसको सॉल्व करके आंसर करना होती है। एक्चुअली बहुत ईजी होती है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। आजकल कुछ नए डीआईज के पैटर्न आते हैं, जैसे रडार ग्राफ, फिर आपकी स्कैटर ग्राफ्स आ गए, ठीक है। उसके अलावा जो लॉजिकल डीआई होती है ना, प्रीलिम्स में तो बहुत मुश्किल से आती है, बट मेंस में आती ही आती है। लॉजिकल डीआई में ऐसा होता है कि आपको ना थोड़े मतलब लॉजिक ज़्यादा लगाना होता है, इंस्टेड ऑफ नोइंग अ फिक्स टाइप ऑफ फॉर्मूला कि हाँ टेबल है उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब नहीं। मेंस में ना लॉजिकल डीआई ज़्यादा आती है, तो लॉजिकल डीआई को बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब वो एक होती है अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, ये भी प्रीलिम्स में नहीं आती, मेंस में ज़्यादा आती है, प्रीलिम्स में बहुत रेयर चांसेस है। अर्थमेटिक बेस्ड डीआई की आप स्टार्ट करनी है, जैसे मैंने बताया था कि अर्थमेटिक जैसे कंप्लीट हो जाए इसकी डीआई स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके अलावा आजकल बहुत सारे टाइप के मिसलेनियस ग्राफ आ जाते हैं, जैसे ट्राइंगल्स दे देंगे, उसके अंदर एक ट्राइंगल, मतलब कुछ भी नए नए ग्राफ्स दे देते हैं, ठीक है। ये जनरली एसबीआई पीओ के मेंस, आईबीपीएस पीओ के मेंस में आते हैं, ठीक है। अब कुछ पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं जो नए पैटर्न्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल पैटर्न्स ऑफ एग्जाम, ठीक है। क्या होते हैं वो, डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें ना आपको कुछ ब्लैंक्स दे देंगे, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ आपको आंसर नहीं की गई होगी उस पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें ना बहुत सारा डेटा दिया हुआ होगा। आपको उस डेटा को यूज़ करके उस पैराग्राफ के आंसर ढूंढने होते हैं, उस स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आया था उसके आंसर को कंप्लीट करना होता है। जिस स्टेटमेंट से वो आंसर पूरा हो गया, दैट इज़ सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। या फिर 1-2 स्टेटमेंट के पेयर से या सारे स्टेटमेंट के पेयर से हो रहा है तो वो सफिशिएंट है। अगर किसी से भी नहीं हो रहा तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऐसा पैटर्न होता है। क्वांटिटी, ये सब ना मैं आपको बहुत डिटेल में कैसे करते हैं कि क्वेश्चन को, वो क्वांट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अब क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इसमें आपको Q1, Q2, Q3 ऐसे करके 2-3 क्वांटिटीज़ दे देंगे, उनका जो सोल्यूशन आता है उसको कंपेयर करके आंसर देना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें 2-3 डेटा मिसिंग होगा, उसको फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। ये था हमारा क्वांट्स का सिलेबस, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। तो देखो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। उसके आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि हमें ये तो पता है पजल्स करनी है, बट हमें ना स्पेसिफिक टाइप नहीं पता है। तो हमें क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सी कैसे कंप्लीट करें। इस सिलेबस से क्या करना, आप जो भी पजल्स दिए, जैसे यहाँ पे 12 पजल्स है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आप ना इन क्वेश्चन को मिक्स करके, जैसे हर दिन 2 या 3 उठा लेना, उसकी पजल सॉल्व करना, नेक्स्ट 2 या 3 उन दोनों की। तो आपका क्या है, रोटेशन में क्वेश्चंस होते रहेंगे, हर टाइप की पजल आपकी सॉल्व होती रहेगी। इंपॉर्टेंट कौन सी है, मैंने यहाँ सारी इंपॉर्टेंट ही दी है। बॉक्स बेस्ड, फ्लोर फ्लैट लिफ्ट बेस्ड, डे मंथ ईयर वाली, एज बेस्ड पजल, पजल बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन जिसमें 2-3 वेरिएबल दिए हुए होते हैं, ठीक है। कि ना जैसे एक पजल आती है जिसमें ना सिटी भी दी होती है, फिर किसी का फेवरेट कलर भी दे दिया, उसके बाद उसमें उसकी डेजिग्नेशन भी दे दी, ऐसे करके मतलब 3-4 वेरिएबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद पजल बेस्ड ऑन कंपैरिजन जिसमें हाइट, कलर, एक ये ना इसमें बड़ी सिंपल आती है, जैसे कि ही इज़ मतलब इसका वेट इससे ज़्यादा है, इसका हाइट इससे ज़्यादा है, ऐसे करके 6-7 लोग दिए होंगे, उन्हें अरेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें ब्लड रिलेशन बेस्ड भी पजल आती है, उसमें ब्लड रिलेशन भी आती है, पजल भी आती है, स्पेशली मेंस में आती है, ठीक है। फिर एक ये वाली बड़ी कॉमन आती है और ये इजी भी होती है, पोस्ट और डेजिग्नेशन बेस्ड, लीनियर पजल, पैरेलल लाइंस पजल, सर्कुलर पजल, अनसर्टेन। अब बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट में क्लोज्ड फिगर्स, जैसे कि जो पूरे ऐसे क्लोज्ड है, उनमें से जैसे आप जो बोलते हो ना थ्रेड मेथड, वो ना क्लोज्ड फिगर्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड फिगर्स जो होते हैं, जैसे सर्कल है, इसको हम ओपन करेंगे तो ऐसे लाइन हो जाएगी, एक थ्रेड की तरह दिखती है। तो यही है आपका थ्रेड मेथड जो अंकुश सर पढ़ाते हैं, उनके आप क्लास देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो क्लोज्ड फिगर्स में क्या क्या होगा, सर्कल आ गया, स्क्वायर्स आ गए, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी शेप दे देंगे, उस पर आपको लोगों को बिठाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, एक होती है स्ट्रेट लाइन में लोगों को बिठाना है, एक होता है पैरेलल, 2 या 3 रोज़ है, पैरेलल हैं एक दूसरे से, इसमें लोग बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब बात करते हैं मिसलेनियस टॉपिक की रीजनिंग में। एक होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें आपको क्या होता है, नंबर्स भी होते हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनका एक मिक्सचर होता है, कभी कभी सिंबल्स भी दे देते हैं बहुत सारे। इस पे बेस्ड सीरीज़ आती है, उसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन्हें सॉल्व करनी होती है। कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसमें आपको कुछ जैसे ना एक आती है जिसमें जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम अदिति, उसको ना उस पर कोड्स बना देते हैं हर लेटर हर वर्ड का, उस बेसिस पे हमें उसे सॉल्व करनी होती है। ये बहुत ज़्यादा आती है, हर साल आती है, और ये ना एक्चुअली बहुत ईजी होती है। उसके बाद बात करें तो सिलॉजिज्म बहुत ईजी होता है, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, एक बार समझ लो तो हो जाएगा। फिर आते हैं इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। ये सब मैंने डिटेल अपनी इंग्लिश रीजनिंग वाली जो स्ट्रैटेजी वीडियो थी उसमें दे रखी है, आप एक बार देख लेना मेरे चैनल पे जाके। बाकी मैं आगे और एक वीडियो बना दूँगी स्ट्रैटेजीज़ की सारी, ठीक है।
अब बात करते हैं अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन मतलब मेंस में ज़्यादा आते हैं। जैसे डेटा सफिशिएंसी जो क्वांट्स में बात की थी वैसे ही आता है। इनपुट आउटपुट क्या होता है, आपको एक इनपुट दे देंगे, ठीक है, उसके बाद उसका एक एग्जांपल दे देंगे कि स्टेप 1 में इसको ऐसे ऑपरेट किया, स्टेप 2 में ऐसे। उसके बाद सेम पैटर्न में आपको एक इनपुट दे देंगे, आपको सेम ऑपरेशन उस पर करके उसको करना होता है, ठीक है। इसकी भी इन सब की ना आप क्लास देख लोगे ना, एक दो तो आपको समझ आ जाएगा रीजनिंग कैसे करना है। उसके बाद रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अब क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है? क्रिटिकल रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस एंड जजमेंट। क्रिटिकल रीजनिंग में टॉपिक्स क्या आते हैं? क्रिटिकल रीजनिंग की एक डिटेल वीडियो 2-3 दिन पहले गई थी, उसे देख लेना, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, पैरेलल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, असम्पशंस, असर्शन रीजनिंग, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस बेस्ड, ठीक है। उसके अलावा लॉजिकल कंसिस्टेंसी, डिग्री ऑफ फॉल्सिटी, कंक्लूजन, ये सब जो है ना, इसकी मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, कहाँ से क्लासेस करनी है ये भी मैंने 3-4 दिन पहले देख दी है, इसे देख लो। और क्रिटिकल रीजनिंग भी अभी से स्टार्ट कर दो, ये बहुत स्कोरिंग होता है, इसे लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ो, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आरआरबीज़ में आते हैं मेनली, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर में ना आपको मेनली बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना है। इसमें क्या, MS ऑफिस कर लिया, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये कर लिए, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग बेसिक्स कर लिया। आपको कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके करना है कि पूरी C++ पढ़नी हो, पूरी जावा पढ़नी है, नहीं, आपको बेसिक इसके पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रिंटर्स, हार्डवेयर डिवाइसेस जो होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ लिया। फिर आजकल एंटीवायरसेस, मैलवेयर, वायरसेस, इनके बारे में बेसिक्स पढ़ लिया। OSI मॉडल पढ़ लिया। नेटवर्किंग डिवाइस, अब IP एड्रेस और मैक एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर लो। प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट कीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ढंग से कर लेना, इसमें से 2-3 MCQ आ जाते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर की, वो कर लो, ठीक है। ईमेल्स कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टैटिक टॉपिक है, इसे कंप्लीट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें ट्रिक मेथड सीखने होते हैं, इसे कैलकुलेट करना पड़ता है, ये सीख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया। इंटरनेट तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउजर्स, कुकीज़ वगैरह जो आते हैं ना, जो नहीं पूछते जैसे आप कोई भी वेबसाइट नहीं खोलते हो तो कितनी बार आपको पूछा जाता है ना, एक्सेप्ट कुकीज़, लाइक कुकीज़ अगर अग्री करोगे तो ही वो वेबसाइट आगे बढ़ेगी, वो सब, ठीक है। उसके बाद यूनिट एंड फाउंडर्स, ठीक है, कौन सी यूनिट है, उसके फाउंडर्स कौन कौन है। ASCII कोड्स, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डेटाबेस लैंग्वेज, SQL के बारे में ज़्यादा आता है डेटाबेस लैंग्वेज में से भी। फिर हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटर पोस्ट, कंप्यूटर टाइप्स, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, इतना भी कर लेना तो 40-20 मार्क्स की आई थिंक कंप्यूटर आती है आपकी, या ऐसा कुछ होता है RRBs में, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस ना सबसे पहला उसका पार्ट होता है करंट अफेयर्स। इसमें इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के 4 मंथ्स, उसके बाद उससे थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट के 6 मंथ्स, और अप टू 1 ईयर कर लो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इससे ज़्यादा पीछे का नहीं पूछते हैं, वो बहुत ही रेयर चांस है कि इससे ज़्यादा पीछे का वो पूछ लेंगे। अब बैंकिंग देखो, मैं अगर आपको बात करूँ इंपॉर्टेंस के टर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आती है बैंकिंग की, जो अभी करंट अफेयर्स बैंकिंग रिलेटेड जो करंट न्यूज़ है, ठीक है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है RBI, ठीक है। मैंने करंट अफेयर्स में ना आप लोगों के लिए ना ऐसे मार्क लगा दिए, स्टार मार्क, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपको जो अफेयर्स क्लाउड की PDF लेंथी लगती है ना, उसमें कैसे कौन सा पहले पढ़ना है, कौन सा आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें बता दूंगी आपको। देखो, सबसे पहले जो मैं बात करूँ, RBI न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SBI इंपॉर्टेंट है, चाहे आप IBPS का एग्जाम भी दे रहे हो, SBI की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और चाहे आप SBI की एग्जाम में दे रहे हो, PSBs जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट हुए हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, या फिर किसी का बहुत बड़ी बैंक का लाइसेंस रिवोक हुआ है, या फिर पेनल्टी लगी है बहुत बड़ी, वो इंपॉर्टेंट है। अग्रीमेंट साइन हुए हैं बैंक्स के किसी के साथ, वर्ल्ड बैंक के, मतलब कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट हो, वो अग्रीमेंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। फिर बैंकिंग सेक्टर में कोई अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे सेबी, NABARD, SIDBI, PFRDA, IFSC, RBI की सब्सिडरीज, ECGC, एग्जिम बैंक, ये सब की जो न्यूज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली ये जो IFSC है ना, अभी बहुत न्यूज़ में रह रहा है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि आपकी फिनटेक सिटी है गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर में, ये बहुत न्यूज़ में है, इसकी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करें, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है बैंकिंग के बाद, वो है गवर्नमेंट बॉडीज़ के रिलेटेड, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक की तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टेट्स की भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने किसी अवार्ड दिया है या अवार्ड जीता है, इनॉग्रेशन हुए कोई इंपॉर्टेंट, कैबिनेट अप्रूवल्स हुए कोई बड़े, जो कि प्रेसिडेंट या PM ने किए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है इंटरनेशनल न्यूज़। उसमें कोई भी कंट्री का हेड या तो रिटायर हुआ है, नया बना है, ऑबिचरी है, जो कोई ऐसी कंट्री जिसका ना
इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टर्म्स हुआ अभी, ठीक है, या फिर कुछ इंडिया से रिलेटेड सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी कंट्री का उठा के पढ़ने लगे, वो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट कंट्री है तो उसकी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद कोई जैसे अभी लास्ट ईयर G20 समिट्स हुए थे, ठीक है, इंडिया में, वो हो गया इंपॉर्टेंट, ये भी मैं रिमूव कर दूँगी, 2 बार आ गया, ठीक है। उसके बाद अग्रीमेंट्स एंड MOUs हुए हैं अपनी कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। हमने किसी को ग्रांट्स दिए हैं, हमें ग्रांट्स मिले, जैसे श्रीलंका, जब अभी श्रीलंका में प्रॉब्लम्स हुई थी तो इंडिया ने उसे हेल्प की थी। या फिर कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जैसे जो US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और UK, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन चारों की एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जापान है शायद, UK नहीं है, जो भी, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गई है। कोई बहुत सालों से बहुत सारी, जैसे फ्रांस के साथ बहुत सारी इंटरनेशनल एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गई। फिर आती है ये वाली न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, क्या है, इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़। हम बैंकिंग की पढ़ाई करें तो ये न्यूज़ ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो GDP प्रेडिक्शंस वगैरह होते हैं वो देख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अगर GDP प्रेडिक्शंस की हैं, उसके बाद ये जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, WPI CPI बहुत इंपॉर्टेंट होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कस्टमर, ठीक है। GST कलेक्शंस लास्ट 6 मंथ्स के इंपॉर्टेंट है। MSMEs तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी MSME से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही है, स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है। मेजर लॉन्चेस इन प्रायोरिटी सेक्टर कैसे, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ठीक है। इन सब में अगर कोई भी मेजर चेंजेस या लॉन्चेस आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस बाय इंडियन कंपनीज़। फिर इसके बाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला, टारगेट्स बाय गवर्नमेंट या फिर महारत्ना कंपनीज़ कोई है, बनी है, निकली है, मिनी रत्नाज, नवरत्नाज, रेलवेज़ भी बहुत सारे टारगेट्स बनाते हैं कि हमें कार्बन, टारगेट्स में क्या हो गया, जैसे कार्बन न्यूट्रल कब तक होना है, पेट्रोल एथेनॉल का मिक्सचर, या फिर हमें HIV फ्री कब होना है, ऐसे करके बहुत सारे टारगेट्स हैं इंडिया के, वो सब टारगेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे ना, MOUs, अग्रीमेंट्स, कमिटीज़, यहाँ मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, और जहाँ जहाँ स्टार मार्क है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे करके कर लेना। अब मैं कुछ टॉपिक्स जैसे छोड़ देती थी, वो क्या टॉपिक्स हैं मैं आपको बताती हूँ। ये है आपके ये वाले, मैं कभी ये वाला टॉपिक नहीं करती थी, ऑब्ituaries, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये तीनों टॉपिक मैं नहीं करती थी। इनमें से अगर आते भी थे तो 1 या 2 क्वेश्चन आते एग्जाम में, उसके लिए मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना टाइम, इतना कुछ ऑलरेडी पढ़ने को होता है कि मैं इस चीज़ को दूँ। और ये जो मैंने सीक्वेंस दिया ना, इसी सीक्वेंस में पढ़ना जब भी कोई PDF पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, स्पोर्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ती थी, मुझे स्पोर्ट्स की न्यूज़ ऑनेस्टली याद नहीं होती थी, तो मेरे को जितना होता था मैं उतना कर लेती थी, ठीक है। जैसे टेनिस पढ़ लिया, क्रिकेट पढ़ लिया, F1 रेसेस पढ़ ली, ये मैं कर लेती थी, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुआ तो उसे कर लेती थी, ठीक है। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, जो आप लोगों को बड़ा ही कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो तो लाऊंगी, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स की बेसिक्स, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि एसेट्स क्या हो गए, लोन्स जो देती है बैंक्स वो उनके एसेट्स हैं। जो लाइबिलिटीज़ हैं वो जो हमें डिपॉजिट करनी देती है वो उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन कमर्शियल, पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब बॉडीज़ जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ बैंक्स इंपॉर्टेंट है। RBI और सब्सिडरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। देखो बैंकिंग अवेयरनेस जो है ना, वो आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, नॉट जस्ट आपके इसमें मेंस में तो फिर भी बैंकिंग अवेयरनेस के कम ही क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू में ना बैंकिंग अवेयरनेस इतनी इन डेप्थ में पूछी जा सकती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरे साथ इंटरव्यू में ऐसा हुआ है, मैंने बहुत बार वो इंसिडेंट शेयर भी किया। आपने अगर मेरे को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा। तो ना इंटरव्यू के लिए बैंकिंग अवेयरनेस बहुत प्रॉपरली कर लेना, ठीक है। अब डिजिटल बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल तो डिजिटल बैंकिंग का एरा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटोमेटिकली बन गया, ठीक है। उसके बाद NPAs हो गए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सरफेसी एक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज कर लो, ड्रैट कर लो, IBBI कर लो, KYC नॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। बैंक का इंश्योरेंस आजकल बहुत हो रहा है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट हो गए, टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। ऐसे करके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे करके ये हो गया हमारे बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये ना आपका पूरा सिलेबस है बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है, देख लो ये सब। उसके बाद आते हैं स्टैटिक GA पे। स्टैटिक GA आप लोग बोलते हो ना, तो मैं देखो स्टैटिक GA उतनी नहीं करती थी। जो करंट GA में अगर मुझे लगता था कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ लेती थी। फिर भी आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक स्टैटिक GK मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैं उसको कर लूँगा, तो आप ये सारे टॉपिक स्टैटिक GA के कर लेना, ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो मैंने सिलेबस आपको दिया है ये मेरी रिसर्च पे बेस्ड है, ठीक है। रिसर्च करके किया है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, और इसीलिए ये मेरी
कोशिश है एक छोटी सी कि जो मुझे प्रॉब्लम आई थी मेरे पढ़ाई के टाइम, मुझे सिलेबस नहीं मिलता था, वो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत वो काम आने वाली है। इस PDF को डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट करवा के रख लेना और इसमें टिक लगाते रहना कि कैसे जैसे सिलेबस ख़त्म होता है आपका अपने टारगेट्स यहीं पे लिखते रहना साथ में, ताकि आपको क्या होगा ना कि कहीं और नहीं लिखना पड़ेगा टारगेट्स। आपने टॉपिक के आगे टारगेट लिख लिया तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये टॉपिक इस टाइम ख़त्म करना है, ये टॉपिक उस टाइम ख़त्म करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।